फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन फाइटर में। आज का हमारा टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि फ्रांस की क्रांति ने पूरे विश्व को परिवर्तन करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाया है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्रांति होता क्या है। क्रांति का मतलब होता है बदलाव। फ्रांस की क्रांति को एक प्रकार से हम समझ सकते हैं फ्रांस में बदलाव। आज मैं आप लोगों को 25 क्वेश्चंस इस टॉपिक से कराऊंगी। और हाँ फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं एवं एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी गया है। 25 क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको फ्रांस की क्रांति के बारे में शॉर्ट में बताऊंगी, फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि हिस्ट्री को ज़बरदस्ती याद मत कीजिए। इसे एक कहानी की तरह समझिएगा तो आपको सारा इम्पोर्टेंट टर्म याद रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है फ्रांस की क्रांति के महत्वपूर्ण बातें। फ्रांस की क्रांति के समय जो महत्वपूर्ण बातें थी उसको हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट है फ्रांस की क्रांति की शुरुआत 1789 ईस्वी में हुई थी। यह 18वीं शताब्दी में हुई थी। इसमें इम्पोर्टेंट टर्म क्या है कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 1889 ईस्वी में हुई थी। और कौन सी शताब्दी में हुई थी, तो फ्रांस की क्रांति की जो शुरुआत हुई थी 1789 में हुई थी और 18वीं शताब्दी में हुई थी। ये दोनों टर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है हमारा फ्रांस की क्रांति का प्रभाव पूरे विश्व में पड़ा था। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ा था। तो फ्रांस की क्रांति का प्रभाव जो है पूरे विश्व में पड़ा और व्यापक प्रभाव पड़ा था। कौन सा प्रभाव पड़ा था, तो यहाँ होगा व्यापक प्रभाव पड़ा था। इस क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना का विकास हुआ था। फ्रांस की क्रांति से स्वतंत्रता, सबको स्वतंत्रता मिला था, समानता, सबको समान अधिकार और बंधुत्व यानी कि भाईचारे की भावना का विकास हुआ था। तीसरा पॉइंट है फ्रांस की क्रांति ने अन्य राष्ट्रों को भी प्रभावित किया, इसलिए इसे विश्व रूपी क्रांति भी कहते हैं। फ्रांस की जो क्रांति है, फ्रांसीसी क्रांति, दोनों एक ही को बोलते हैं, फ्रांस की क्रांति या फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांस की क्रांति जो है अन्य राष्ट्रों को भी प्रभावित किया था, मतलब फ्रांस को छोड़कर अन्य और भी राष्ट्रों को प्रभावित किया था, इसलिए इसे क्या कहते हैं, विश्व रूपी क्रांति भी कहते हैं। अगला पॉइंट है हमारा प्रशासनिक व्यवस्था, मतलब फ्रांस में प्रशासनिक व्यवस्था कैसा था। फ्रांस का प्रशासनिक व्यवस्था सबके लिए अलग अलग था। यहाँ का कानूनी व्यवस्था भी सबके लिए अलग अलग ही था। यदि कोई मामूली व्यक्ति अपराध करता है तो उसके लिए दंड अलग था, वहीं पर अगर कोई अधिकारी अपराध करता है तो उसके लिए दंड अलग अलग था। मतलब दोनों को समान दंड नहीं दिया जाता था। फ्रांस में सारी शक्ति राजा के हाथों में केंद्रित थी। जो भी डिसीजन होता था वो राजा ही डिसाइड करता था कि प्रजा को क्या करना है, क्या नहीं करना है। राजा के अनुमति के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता था, मतलब कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कोई भी कार्य नहीं कर सकता था। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा न्याय व्यवस्था। फ्रांस की न्याय व्यवस्था कैसी थी। जनता पर निर्णय जाने के बजाय प्रशासन पर निर्णय जाता था। यहाँ जो भी डिसीजन लिया जाता था वो जनता पर नहीं जाता था, वहाँ प्रशासन पर निर्णय जाता था। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं था, किसी भी व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अधिकार नहीं था। धार्मिक स्वतंत्रता भी नहीं थी। फ्रांस में रोमन कैथोलिक चर्च की प्रधानता थी। फ्रांस में एक रोमन कैथोलिक चर्च है, उसकी प्रधानता थी। उस चर्च के द्वारा किया गया फैसलों को ही माना जाता था। उस चर्च के द्वारा जो भी किया गया निर्णय है उसी को माना जाता था। चर्च की वार्षिक आमदनी लगभग 30 करोड़ रुपये थी और फ्रांस का राजधर्म कैथोलिक राजधर्म था। यहाँ पर कैथोलिक राजधर्म होने के कारण क्या होता था कि बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर दंडित किया जाता था। चर्च की जितनी भी अपार संपत्ति थी, सारे संपत्तियों पर पादरियों, कुलीन एवं बड़े अधिकारी ही उनका भोग विलास करते थे। भोग विलास कहने का अर्थ है कि सारे सुख सुविधाओं से सर्वसंपन्न होना, उन्हें किसी भी प्रकार की कमी का ना होना ही भोग विलास है। वहाँ के सारे उच्च वर्ग के लोग और कुलीन वर्ग के लोग भोग विलास के जीवन जीते थे, यानी कि वो लोगों को
किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती थी। जनता के लिए तो कुछ सोचते नहीं थे, वे बस अपना सुख देखते थे। अगला पॉइंट है हमारा फ्रांस की क्रांति के समय वर्ग। तो फ्रांस की क्रांति के समय 3 वर्ग थे। पहला है पादरी वर्ग, दूसरा है कुलीन वर्ग और तीसरा है मजदूर एवं कृषक वर्ग। उच्च वर्ग में पादरी एवं कुलीन वर्ग के लोग आते थे और निम्न वर्ग में मजदूर एवं कृषक वर्ग के लोग आते थे। फ्रांस में मजदूर वर्ग के लोगों को यानी कि निम्न वर्ग के लोगों को बहुत ही छोटा माना जाता था। अगला पॉइंट है हमारा कर को लेकर। पहला पॉइंट है कृषक एवं मजदूर वर्ग के लोग सबसे अधिक शोषित होते थे, उन्हें सबसे ज़्यादा कर का बोझ उठाना पड़ता था। मजदूरों एवं किसानों को चर्च, राज्यों, जमींदारों को अनेक प्रकार के कर यानी टैक्स देने पड़ते थे, जिसके कारण जो है कृषक एवं मजदूरों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। दूसरा पॉइंट है उच्च वर्ग के लोगों से कम कर एवं निम्न वर्ग के लोगों से अधिक कर लिया जाता था। फ्रांस में क्या होता था, जो उच्च वर्ग के लोग यानी कि बड़े लोग हैं वो लोग से कम टैक्स लिया जाता था और जो छोटे लोग हैं उनसे अधिक टैक्स लिया जाता था। कर लेने के लिए उच्च वर्ग के लोग जो हैं वो ठेकेदार रखते थे और वे सारे ठेकेदार अधिक कर लेने के लिए जितने भी कृषक एवं मजदूर लोग हैं उनसे अधिक कर वसूलते थे। कृषक वर्ग के लोग अपनी दशा में सुधार लाना चाहते थे। जो वो लोगों के साथ भेदभाव होता था, उस भेदभाव में सुधार लाना चाहते थे और यह सुधार जो है सिर्फ एक क्रांति द्वारा ही आ सकती थी। इसलिए फ्रांस में 1789 ईस्वी में क्रांति हुई, जिसके कारण आज विश्व इतिहास में फ्रांस की क्रांति से जानते हैं। अगला पॉइंट है हमारा फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम। फ्रांस में जो क्रांति हुआ था उसके बाद क्या परिणाम हुआ। पहला पॉइंट है फ्रांस के आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कर प्रणाली में सुधार लाया गया। वहाँ पर जो टैक्स था, कर प्रणाली था, उसमें सुधार लाया गया था। उसमें क्या था कि मजदूर वर्ग के लोगों से सबसे अधिक कर लिया जाता था, तो उसमें सुधार लाया गया। दूसरा पॉइंट है प्रशासन के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। वहाँ का प्रशासन क्या था कि बड़े लोगों को अलग अधिकार दिया जाता था और छोटे लोगों को अलग अधिकार दिया जाता था, तो उसमें भी बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है देवी अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। देवी अधिकार कहने का मतलब है कि वहाँ पर राजा अपने आप को भगवान मानता था, तो उस अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। सरकार द्वारा सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था की गई। सरकार के द्वारा वहाँ पर सार्वजनिक शिक्षा का व्यवस्था किया गया, जिसके कारण सभी लोग शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। अगला पॉइंट है कार्यपालिका, न्यायपालिका और अर्थव्यवस्था को एक दूसरे से अलग कर दिया। मतलब वहाँ पर जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और अर्थव्यवस्था था ना, वो एक साथ था। तो फ्रांस की क्रांति के बाद कार्यपालिका, न्यायपालिका और अर्थव्यवस्था ये तीनों को अलग कर दिया गया। न्यायालय का पुनर्गठन हुआ। न्यायालय जो था उसका पुनर्गठन हुआ। न्यायालय में क्या होता था कि छोटा से छोटा मुकदमा के लिए भी वहाँ पर बहुत बड़ा रकम, बहुत बड़ा धन लिया जाता था, इसलिए न्यायालय का भी पुनर्गठन किया गया था। फ्रांस में एक प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई और अपना पक्ष रखने का अधिकार भी मिला। वहाँ पर सबको समान अधिकार मिला। सबके लिए जो कानून व्यवस्था थी समान हो गई और अपना पक्ष रखने का अधिकार मिला। फ्रांस की क्रांति यानी फ्रांसीसी क्रांति को हम सिंपल, आसान भाषा में समझ सकते हैं। उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों को बहुत ही छोटा मानते थे और मजदूर एवं कृषक वर्ग के लोगों से भेदभाव करते थे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। ये हम लोग पहले भी देख चुके थे। दूसरा नंबर है, फ्रांस की क्रांति किसके शासन काल में हुई थी? तो लुई 16वां के शासन काल में फ्रांस की क्रांति हुई थी। जब फ्रांस में क्रांति हुई तब फ्रांस के शासक थे लुई 16वां। ये अयोग्य शासक थे। कैसे शासक थे ये? लुई 16वां जो है ये अयोग्य शासक थे और भोग विलास की जिंदगी जीते थे।
अपनी प्रजा का कोई भी ख्याल नहीं रखते थे, वो बस अपने बारे में सोचते थे और अपने सुख सुविधाओं को देखते थे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? तो इसका जवाब होगा सामंती व्यवस्था। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस में सामंती शासन व्यवस्था थी। सामंती का मतलब होता क्या है, इसमें अधिकारी एवं कुलीन मतलब कि उच्च वर्ग के लोग जो थे वो कृषक एवं मजदूर लोगों पर अत्याचार करते थे, उसी को सामंती कहते थे। तो फ्रांस की क्रांति के समय जो है फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी। चौथा नंबर प्रश्न है, फ्रांस में किस तिथि को राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा 14 जुलाई। 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और इस दिन को भाईचारा बास्तिल डे के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन क्या हुआ था? 14 जुलाई के दिन क्रांतिकारियों ने बास्तिल के किले पर हमला किया, बंदियों को आज़ाद कराया और वहां से गोला बारूद लूटा था। इसलिए फ्रांस में 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा पांचवा नंबर प्रश्न क्या है? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो ये जो है इसका सही जवाब होगा फ्रांस की क्रांति। समानता, सबको समान अधिकार, स्वतंत्रता, सबको स्वतंत्रता मिला था और बंधुत्व यानी कि भाईचारे का जो नारा है किस क्रांतिकारी की देन है? तो ये फ्रांस की क्रांति की देन है। अगला प्रश्न है हमारा छठा नंबर, किसने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे ही शब्द कानून हैं? तो इसका सही जवाब होगा लुई 14वां ने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ और मैं ही शब्द कानून हूँ। लुई 14वां जो है ये भी जनता के लिए कुछ नहीं सोचते थे, ये भी बस अपने लिए सोचते थे। लेकिन लुई 14वां जो है लुई 16वां के मुकाबले बहुत ही योग्य शासक था। अगला प्रश्न है हमारा 7वां नंबर, वर्साई के शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही जवाब होगा लुई 14वां ने वर्साई के शीश महल का निर्माण करवाया था। 8वां नंबर प्रश्न है, लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा था? इसका सही जवाब होगा 1774 में लुई 16वां जो है ये फ्रांस की गद्दी पर बैठा था। अगला प्रश्न है हमारा 9वां नंबर, लुई 16वां की पत्नी मेरी एंतवानेट किस देश की राजकुमारी थी? जो लुई 16वां है उसकी पत्नी मेरी एंतवानेट किस देश की राजकुमारी थी? तो वो ऑस्ट्रिया देश की राजकुमारी थी। इनका और भी उपनाम है जैसे मैडम डेफिसिट, मैडम विडो, ये इसका उपनाम है। इनको 3 नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है हमारा 10वां नंबर, वर्साई के राजमहल में शानो शौकत पर प्रति वर्ष कितना खर्च किया जाता था? जो वर्साई के राजमहल है वहाँ शानो शौकत पर प्रति वर्ष 200 लाख डॉलर खर्च किया जाता था। कितना? 200 लाख डॉलर खर्च किया जाता था। अगला प्रश्न है 11 नंबर, राष्ट्र की समाधि क्या थी? इसका सही जवाब होगा वर्साई का भड़कीला राज दरबार जो है ये राष्ट्र की समाधि थी। 12 नंबर प्रश्न है, लुई 16वां को किस अपराध में फांसी दी गई थी? जो लुई 16वां था उसको कौन सा अपराध की वजह से फांसी दी गई थी? तो वो देशद्रोह के अपराध में उसको फांसी दिया गया था। 13 नंबर प्रश्न है, टेले क्या था? इसका सही जवाब होगा भूमि कर। जो फ्रांस में भूमि कर जो टैक्स दिया जाता था उसे ही वहाँ पर टेले के नाम से जाना जाता था। तो टेले क्या था? टेले था भूमि कर। 14 नंबर प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति में किन दार्शनिकों ने सर्वाधिक योगदान दिया है? तो इसका सही जवाब होगा वाल्टेयर, मोंटेस्क्यू और रूसो ने फ्रांसीसी क्रांति में सर्वाधिक योगदान दिया है। ये 3 नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे इस टॉपिक में। कौन कौन से? वाल्टेयर, मोंटेस्क्यू और रूसो ने। आगे बढ़ते हैं। आगे 15 नंबर प्रश्न है, वाल्टेयर किसका विरोधी था? वाल्टेयर जो था वो किसका विरोधी था? चर्च का विरोधी था। और फ्रांस की क्रांति से पहले फ्रांस में चर्च को बहुत अधिक मान्यता दिया जाता था, इसलिए वाल्टेयर जो था वो चर्च का विरोधी था। 16 नंबर प्रश्न है, फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति का समर्थन कौन था? जो फ्रांस में
प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति का समर्थन कौन था? तो उसका सही जवाब होगा रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। 100 चूहों की अपेक्षा एक सींग का शासन उत्तम है, यह उक्ति किनकी है? तो इसका सही जवाब होगा वाल्टेयर। वाल्टेयर ने कहा था 100 चूहों की अपेक्षा एक सींग का शासन उत्तम है। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न है सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है ये रूसो की रचना है। 19वां नंबर प्रश्न है हमारा लेटर्स ऑन इंग्लिश किस दार्शनिक की रचना है? इसका सही जवाब होगा वाल्टेयर। लेटर्स ऑन इंग्लिश किस दार्शनिक की रचना है? तो वाल्टेयर की रचना है। 20वां नंबर प्रश्न है कानून की आत्मा की रचना किसने की थी? इसका सही जवाब होगा मोंटेस्क्यू ने कानून की आत्मा की रचना की थी। ये तीनों नाम हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन से? वाल्टेयर, मोंटेस्क्यू और रूसो। फ्रांस के प्रमुख दार्शनिक विचारक और लेखक थे। इन्होंने पुस्तक लिखी थी, फ्रांस के लोगों को बहुत प्रभावित किया था और ये फ्रांस के लोगों की बहुत मदद भी करते थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 21 नंबर प्रश्न है विश्वकोश का संपादक कौन था? तो विश्वकोश का संपादक था दीदरो। 22 नंबर है फ्रांस की राजधानी वर्साई किसने स्थापित किया? तो इसका सही जवाब होगा लुई 14वां ने फ्रांस की राजधानी वर्साई को स्थापित किया था। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर है स्टेट्स जनरल के अधिवेशन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा 5 मई 1789 ईस्वी में स्टेट्स जनरल के अधिवेशन की शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न है मापतोल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? मापतोल की दशमलव प्रणाली जो है ये फ्रांस देश की देन है। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर है सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा हार्डर को सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक कहते हैं। तो इसमें हम लोगों को ये चीज़ याद रखना है कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी 1789 ईस्वी में और 18वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई थी। फ्रांस की क्रांति इसलिए हुई थी क्योंकि यहाँ के उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों पर बहुत ही अत्याचार एवं उन्हें बहुत शोषित करते थे। ये तभी समाप्त होता जब वहाँ पर क्रांति होती। इसलिए फ्रांस की क्रांति जो है वो 1789 ईस्वी में हुई। आशा है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आपको फ्रांस की क्रांति टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा और सारे 25 क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको और भी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।